आखिर भारतीय ट्रेन इतनी स्लो क्यों चलती हैं? और आज आप एक ऐसा गड्ढा देखने वाले हैं जो कि चुटकी बजाते ही आपको बुढ़ा कर सकता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हमें मोबाइल को टॉयलेट में कभी भी नहीं ले जाना चाहिए? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, नॉर्मली किसी भी इंसान के तेज खर्राटे हमारी रातों की नींदें उड़ा सकते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर यही खर्राटे आपको लाखों रुपए कमा के दें? अबे ये बिजनेस आइडिया तो हमारे मारवाड़ी भाइयों को नहीं आया, अंग्रेजों को कैसे आ गया? असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं एना मेलवेयर की, जो कि आज से कुछ दिन पहले ही अपने बॉयफ्रेंड लुइस के साथ लिव इन में शिफ्ट हुई थी। लेकिन क्योंकि लुइस अक्सर तेज खर्राटे लिया करता था तो एना को सोने में काफी ज्यादा तकलीफ होती थी, जिसके चलते हुए उन्होंने लुइस के खर्राटों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब उन्होंने इन खर्राटों की ऑडियो को अपने म्यूजिशियन दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने इस ऑडियो को स्पॉटिफाई पर ही अपलोड करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते लुइस के खर्राटों के लोग भैया इतने दीवाने हो गए कि प्रेजेंट डेट में एना सिर्फ खर्राटों से ही महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। गाइस, नॉर्मली हम इंडिया से समर के सीजन में खुद को एनर्जेटिक और फ्रेश रखने के लिए नारियल पानी और लस्सी पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया के लोग हम इंडियंस को देखकर भैया हर बार ही ये बोलते हैं कि तुम लोगों की लस्सी हो जाती है 2 से 3 दिन में खट्टी, इसलिए तो हम पीते हैं हमारे बच्चों की टट्टी। ये क्या था बे? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साउथ कोरिया में हर एक शख्स टोंगसुल नाम की एक ऐसी ड्रिंक को भी कंज्यूम करता है जिसको कि बनाने के लिए 4 से 7 साल के बच्चे की पोटी को 3 से 4 दिन तक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर फर्मेंट किया जाता है। इसके बाद जब उस चीज में से काफी ज्यादा तेज स्मेल आने लगती है तो उसमें पानी और चावल को मिलाकर उसे कंज्यूम कर लिया जाता है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साउथ कोरियंस का कुछ ऐसा मानना है कि इस तरीके की ड्रिंक को डेली बेसिस पर कंज्यूम करने से भैया कैंसर जैसी बीमारी तक उनसे दूर रहती है, और इसलिए साउथ कोरिया में टोंगसुल नाम की इस ड्रिंक को काफी बड़े स्केल पर कंज्यूम किया जाता है। और हम लोग बीटीएस के पीछे बावले हुए फिर रहे हैं। अबे क्या क्या पी के गा रहे हैं? गाने का भी सोचा है? फैक्ट नंबर 18। गाइस, हम सभी ने बचपन से ये सोचा होता है कि बड़े होकर हम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर बनेंगे ताकि हम हमारी मुंह मांगी सैलरी लोगों से मांग सकेंगे। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि बड़े होकर चील और बाज बनने पर मुंह मांगी सैलरी कौन देता है यार? असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन में मौजूद ब्लैकपूल जू ने ऑफिशियली एक ऐसी जॉब को निकाला है जिसमें लोगों को चील या फिर बाज की कॉस्ट्यूम को पहनकर पूरे ही जू में दिन भर घूमना होगा, और इसके लिए उन्हें मुंह मांगी सैलरी भी दी जाएगी। असल में गाइस ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जू ब्रिटेन का एक काफी ज्यादा फेमस जू है जहां पर हजारों की तादाद में हर दिन विजिटर्स आते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर अक्सर सी ईगल बर्ड आकर लोगों के ऊपर अटैक कर देती है तो इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे गिरती हुई चली जा रही है, जिसको कि वापस ट्रैक पर लाने के लिए इस जू के मैनेजमेंट ने भैया अब ऐसे लोगों को हायर करने की सोची है जो कि अलग अलग कॉस्ट्यूम को पहनकर पूरा ही दिन सी ईगल बर्ड को इस जू से दूर रखने की कोशिश कर सकें। और वास्तव में भैया ये जॉब कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 17। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिल्ली एक निर्भीक एनिमल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी टाइगर और लेपर्ड की प्रजाति से ही बिलोंग करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतना निर्भीक एनिमल होने के बावजूद भी एक बिल्ली भैया इतनी बेसिक सी चीज से डरती है जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते, और वो है खीरा। अबे खीरा, घिया और खीरा में फर्क नहीं दिखता तुम लोगों को? और वेट अ मिनट, अबे घिया मेरी टेबल पर कर क्या रहा है? असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बिल्ली का ब्रेन एक खीरे से भैया इस हद तक का डरता है कि अगर बाई चांस खाना खाते समय एक खीरे को बिल्ली के पीछे रख दिया जाए तो बिल्ली कुछ इस तरीके से भैया एक जंपिंग जैक में ही कन्वर्ट हो जाती है। असल में गाइस ये होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि खाना खाते समय बिल्ली का ब्रेन पूरे ही तरीके से सिर्फ और सिर्फ फूड पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, और जैसे ही एक खीरे को बिल्ली के पीछे रख दिया जाता है तो उसका ब्रेन ये प्रोसेस नहीं कर पाता है कि एक्चुअली में ये कोई शिकारी नहीं बल्कि एक सिंपल सा खीरा है। एंड एज अ रिजल्ट अपने आप को बचाने के लिए वो बिल्ली कुछ इस तरीके से डर के मारे उछल पड़ती है। तो भाई लोगों, अगर आपके भी घर में है कोई बिल्ली तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है, जानवर है वो, उसे जीने दो। फैक्ट नंबर 16। गाइस, क्या आपको पता है कि माल्टा एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आपने खुद की ही वॉच को नहीं पहना तो भैया आप कभी भी सही टाइम पर सही जगह पहुंच ही नहीं सकते। अबे सही टाइम पर तो तब पहुंचोगे ना भैया जब इस कंट्री में सही टाइम आपको पता चलेगा। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन माल्टा में मौजूद सभी चर्चेज और गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर आपको हमेशा ही 2 क्लॉक्स देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक क्लॉक आपको हमेशा ही सही टाइम बताएगी जबकि दूसरी गलत। असल में गाइस ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का यह मानना है कि अक्सर माल्टा में बहुत से डेविल्स घूमते रहते हैं, और अगर सभी सरकारी बिल्डिंग्स या फिर चर्चेस के ऊपर 2 अलग अलग टाइम वाली क्लॉक्स को लगा दिया जाएगा तो एक्चुअली में डेविल कंफ्यूज हो जाएगा कि इस समय उसे कहां पर होना चाहिए, और वो कभी भी सही समय पर सही इंसान को भैया मार ही नहीं पाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि सही समय पर सही इंसान सही जगह पहुंच भी नहीं पाएगा क्योंकि उसको टाइम ही नहीं पता होगा, लेकिन इस चीज को कंसीडर कौन करता है भैया? डेविल। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, डेविल मरना चाहिए। फैक्ट नंबर 15।
गाइस नॉर्मली सभी देशों के किसानों को ये आजादी होती है कि वो अपनी मनपसंद फसलों को उगा सके, लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो भैया ये कंट्री कभी भी चमन चमकादड़ काम करने से पीछे हटती ही नहीं है। असल में कैसे भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन चाइना में किस इंसान को किस फसल की खेती करनी है इसका ऑर्डर भी वहां की गवर्नमेंट ही देती है। एंड बाई चांस अगर किसी भी किसान ने गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर किसी और फसल की खेती कर डाली तो भैया इसके लिए वहां पर एक स्पेशल पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है, जिनका की नाम एग्रीकल्चर पुलिस होता है, जो कि किसानों पर इसी तरीके की नजर रखने के लिए होती है। एंड बाई चांस अगर आपने कर दी फसल में गड़बड़ तो भैया आपके दरवाजे पर होगी खड़खड़, अरे मतलब अरेस्ट करके आपको सीधा जेल में जो डाल दिया जाएगा। और वास्तव में ये चीज भैया कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 14। गाइस आप सभी ने अपनी जिंदगी में अलग अलग तरीके के गड्ढों को तो जरूर देखा होगा, जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं, गहरे होते हैं या फिर पतले, लेकिन इन जनरल जब भी हम उन गड्ढों में गिरते हैं तो भैया हम हमारे हाथ पैरों को तोड़वा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा गड्ढा भी मौजूद है जिसमें गिरने के बाद भैया हाथ पैर तो छोड़ो, वो आपको सीधा का सीधा बुढ़ा बना देता है। अबे ये क्या नया अजाब है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ चेक रिपब्लिक के हाउस का कैसल में मौजूद एक गड्ढे की, जिसे कि नर का द्वार भी माना जाता है। असल में गाइस इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि जितने भी रिसर्चर्स इस गड्ढे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसके अंदर उतरे हैं वो अचानक से ही गायब हो गए, और उसके 20 से 30 सालों के बाद वो अचानक से ही बुढ़े होकर इस गड्ढे से बाहर निकले। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आज भी इसे दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत किसी भी रिसर्चर की नहीं होती है। और कहीं ना कहीं यही चीज इस गड्ढे को काफी ज्यादा रहस्यमय भी बना देती है। फैक्ट नंबर 13। गाइस अभी तक तो आपने इस दुनिया की एक से एक बेहतरीन टनल्स को कार, बस, ट्रक्स और यहां तक कि ट्रेन्स के लिए भी बनते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी टनल भी मौजूद है जिसको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए ही बनाकर तैयार किया गया है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं नॉर्वे कंट्री की, जो कि हमेशा ही लोगों को साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है, और उसी की डायरेक्शन में अभी हाल ही में नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी साइकिल टनल लैंडरस्टेनलन को बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि 4 साल में बनकर तैयार हुई इस टनल को बनाने के लिए नॉर्वे गवर्नमेंट को 238 करोड़ रुपए का खर्चा भी आया है, और इस टनल को स्पेशली लोगों को साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए इंस्पायर करने के लिए बनाया गया है। एंड ऑनेस्टली ये चीज हर एक कंट्री को अपनानी चाहिए ताकि एटलीस्ट हम हमारे प्लेनेट को सेफ रख सकें। फैक्ट नंबर 12। गाइस क्या आपको पता है कि आज वो दौर आ चुका है कि भारत का और चीजों के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दुनिया में डंका बज रहा है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां हैं, जिन पर भरोसा भैया अंग्रेज नहीं बल्कि खुद अंग्रेजों की पुलिस तक करती है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन फिलीपींस और भूटान की पुलिस ने महिंद्रा की बोलेरो को अपना ऑफिशियल व्हीकल घोषित किया हुआ है, जिनका कि उन्होंने नाम महिंद्रा एनफोर्सर रखा हुआ है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर साउथ अफ्रीका की जाए तो साउथ अफ्रीका ने SUV 500 को अपना ऑफिशियल पुलिस व्हीकल बना रखा है। तो वही इसी कड़ी में बात अगर स्कॉर्पियो की जाए तो भैया मालदीव्स, श्रीलंका और इटली ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट की पहली प्रेफरेंस बना रखा है। तो वहीं अब बात अगर टाटा सफारी की जाए तो भैया अल्जीरिया पुलिस के पास प्रेजेंट डेट में इतनी टाटा सफारी मौजूद हैं जितने की आपको खुद इंडिया में भी देखने को नहीं मिलेंगी। और यही चीज कहीं ना कहीं हमें यह रियलाइज कराती है कि कैसे भारत धीरे धीरे विदेशों में भी अपनी जड़ों को मजबूत बनाता चला जा रहा है। सच में जानदार। फैक्ट नंबर 11। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भैया काफी आड़ी तिरछी हरकतें करता है, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ऐसी भी क्या तड़प कि एक जिंदा इंसान को 10 दिन तक एक ताबूत के अंदर ही दफन कर दिया जाए। अबे जिंदा अंडरटेकर को कंपटीशन दे दिया मेरे भाई ने, कोने बैठकर रो रहा है वो। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं चेक रिपब्लिक में रहने वाले फाकिर डेनिक ज़हारका की, जिनकी की नाम 10 दिनों तक जिंदा एक ताबूत में दफन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन 10 दिनों में फाकिर ने ना ही कुछ भी खाया था और ना ही कुछ भी पिया था। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड महज 4 दिन का था, जिसको कि एक्सटेंड करके फाकिर ने 10 दिनों का कर दिया है। इसके बाद ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों भैया अंडरटेकर इनकी लोकेशन ढूंढने के लिए भैया बावले से हुए फिर रहे हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एक लेडी अपने देश की अलग अलग टॉयलेट्स में जाकर भैया वहां की व्लॉगिंग किया करती थी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में अब ऐसे व्लॉगर्स भी फेमस होते हुए चले जा रहे हैं, जो कि अलग अलग कब्रिस्तानों में जाकर बॉडीज को दफनाने या फिर नॉर्मल उन्हीं के साथ ही व्लॉग्स को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। हाँ वो बात अलग है कि फिर इनमें से आधे से ज्यादा लोग गधे और घोड़ों की तरह भैया कूटे भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें ये चीज रियलाइज कराती है कि भैया पैसा कमाने के लिए लोग इस समय किस हद तक जा रहे हैं, और एक्चुअली में व्लॉगिंग कैसे लोगों को अपना गुलाम बना रही है। तो अगर आप भी अपने दोस्त के रूप में किसी भविष्य के व्लॉगर को जानते हैं तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9।
गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चोरी कितना बड़ा अपराध है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक्चुअली में चोरी इतना बड़ा अपराध है तो भैया हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में चोर बाजार भैया धड़ल्ले से चलता कैसे है? अरे पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है लोगों को? असल में गाइस, इनिशियल स्टेज पर जब हमारे देश के नियम इतने ज्यादा सख्त नहीं हुआ करते थे तो उस समय इन बाजारों चोरी का सामान बेचा जाता था और इन्हें चोर बाजार कहा जाता था। लेकिन प्रेजेंट डेट में इन बाजारों में अब चोरी की बजाय सेकंड हैंड और डुप्लीकेट मालों को बेचा जाता है। लेकिन क्योंकि चोर बाजार के नाम से सबकॉन्शियसली लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज भी सामान काफी ज्यादा सस्ता और जुगाड़ का मिल जाएगा, इसलिए अब भी इन मार्केट्स का नाम कभी भी नहीं बदला जाता। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सबकॉन्शियसली लोगों को इस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भैया जानबूझकर आज भी इन मार्केट्स का नाम कभी भी नहीं बदला जाता। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए बैटरी को रिसाइकिल करना भैया एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो वहीं क्या आपको पता है कि इटली इसी चीज को टैकल करने के लिए एक ऐसी बैटरी को लेकर दुनिया के सामने आई है जिसे देख आपके मुंह से भी सिर्फ वाह ही निकलेगा। असल में गाइस, अभी हाल ही में इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे पहली ईटेबल बैटरी को बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका कि इस्तेमाल आप एक नॉर्मल बैटरी सेल की तरह कर सकते हैं। एंड इन दी लास्ट, जब ये बैटरी सेल पूरे ही तरीके से डिस्चार्ज हो जाए तो इसे फेंकने की बजाय आप बेहद ही आसानी से इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा लाजवाब होगा। एंड ऑनेस्टली हमारी अर्थ को बचाने के लिए इस चीज का बहुत जल्दी स्प्रेड होना पूरी ही दुनिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये चीज सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट में पढ़ता हूं और अब तो तुम प्रूफ भी करवाते हो हार्ड ले लेके। फैक्ट नंबर 7। गाइस, नॉर्मली अगर हमारी देश की बैंक के भैया एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ही क्यों ना ले जाएं तो भी हमारी छाती पर सांप से लोग जाते हैं। लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी बैंक भी मौजूद है जो कि पूरे ही साल में भैया सिर्फ 4 से 5 महीने ही खुलती है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुंजी ब्रांच की, जो कि भारत और चीन की सीमा पर मौजूद है और इसीलिए इसे हमारे देश की आखिरी ब्रांच भी माना जाता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि यहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब रहता है तो ये बैंक सिर्फ गर्मी के ही सीजन में 4 से 5 महीनों के लिए खुलती है और इसीलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों और हमारे भारतीय जवानों को बैंक ट्रांजैक्शन करने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंदर है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। फैक्ट नंबर 6। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारी और आपकी फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी साल 1989 में अचानक से ही दुनिया की सबसे बड़ी छठी आर्मी बन गई थी? कैसे, चलिए समझाता हूं। असल में गाइस, साल 1959 में अमेरिका और रशिया के संबंधों को सुधारने के लिए मॉस्को में एक समिट रखी गई, जहां पर अमेरिकन कल्चर को दिखाने के लिए पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक को भी सर्व किया गया। अब जैसे ही रशिया के राजनेताओं ने इस ड्रिंक को टेस्ट किया तो उन्हें ये ड्रिंक इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने तुरंत ही ये फैसला कर दिया कि अब से पेप्सी पूरे ही यूएसएसआर में भी बिकनी चाहिए, जिसके चलते हुए उस समय पेप्सी ने रशियन गवर्नमेंट के सामने ये डील रखी कि वो जितनी क्वांटिटी में पेप्सी रशिया को बेचेंगे उतनी ही क्वांटिटी में वोडका रशिया अमेरिका को देगा। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा करने के बावजूद भी साल 1989 तक रशिया के ऊपर $3 बिलियन का कर्जा हो गया, जिसको चुकाने के लिए उन्होंने पेप्सी के सामने ये डील रखी कि उनके पास बहुत सी एक्सपेंसिव सबमरीन्स, क्रूजर और डेस्ट्रॉयर मौजूद है जिन्हें वो कर्ज उतारने के लिए पेप्सी को दे सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट जैसे ये सारी चीजें पेप्सी को दी गई, पेप्सी एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में दुनिया की छठी सबसे लार्जेस्ट नेवल फ्लीट बन गई और ये चीज इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गई। तो गाइज, आज अगर आपने कुछ नया जाना है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार लाइक का टारगेट 10,000 है। चुपचाप से कर देना भाई, का दिल टूट जाएगा नहीं तो। फैक्ट नंबर 5। गाइस, अभी तक तो आपने नॉर्मली बर्ड को चलते हुए या फिर हवा में उड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक बर्ड को पानी के अंदर उड़ते हुए देखा है? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अमेरिकन डिप बर्ड या फिर एंसर्डिया फैमिली स्पीशी की कुछ ऐसी रेयर बर्ड्स भी मौजूद होती हैं जो कि हवा में उड़ने के साथ साथ कुछ इस तरीके से पानी के अंदर अपने विंग्स को खोलकर पानी के अंदर भी एक तरीके से फ्लाई या फिर स्विम करती रहती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की स्पीशी हमें इंडिया में काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है और इसीलिए इसे काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। वाओ। फैक्ट नंबर 4। गाइस, आप सभी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? वैसे सच बोलूं तो 2019 के बाद से हम खुद ना सुन पाए। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी पेड़ों की एक वॉल को गुजरात से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक बनाने का प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि पूरी ही दुनिया की अभी तक की सबसे पहली कुछ इसी तरीके की पेड़ों की वॉल थी। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाना था दोस्तों ताकि एटलीस्ट इंडिया के टेम्परेचर को गर्मियों में थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके। लेकिन अभी साल 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है, या यूं कहूं कि शायद शुरू ही नहीं हो पाया है। बट ऑनेस्टली जब भी ये चीज बनकर तैयार होगी, ये चीज इंडिया के लिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर स्टैब्लिश करेगी। फैक्ट नंबर 3।
तो चलो फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। टॉयलेट में कभी भी फोन को क्यों नहीं ले जाना चाहिए। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जब भी सुबह उठकर फ्रेश होने जाते हैं भैया वो तब भी अपने फोन को वॉशरूम में ले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी इस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वेल अब ऐसा मैं नहीं बल्कि इंडिया ना हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट बोल रही है। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम वॉशरूम में जाकर टॉयलेट या फिर फ्रेश होते हैं तो उस कंडीशन में वॉशरूम में हजारों की तादाद में बैक्टीरिया टॉयलेट सीट से बाहर आकर ट्रेवल करने लगते हैं। और इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप को देखकर लगा सकते हैं जिसमें यूवी लाइट के अंदर हमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जब भी आप एक सिंपल से टॉयलेट को फ्लश करते हैं तब भी किस कंडीशन में कितने बड़े अमाउंट में बैक्टीरिया टॉयलेट सीट से बाहर आकर वॉशरूम में ट्रेवल करने लगते हैं। अब अगर इस कंडीशन में आप अपने फोन का इस्तेमाल टॉयलेट के अंदर करते हैं तो नो डाउट इतनी ही बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरिया आपकी फोन की स्क्रीन के ऊपर भी आकर बैठ जाते हैं, जिसे यूजली हम कभी भी पानी से वॉश करते ही नहीं है। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड जब आप इस तरीके के फोन को कई महीनों या फिर कई सालों तक लगातार यूज करते रहते हैं तो यही चीज आपको धीरे धीरे बीमार बनाना शुरू कर देती है। एंड एक्चुअली में भैया हम लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि हम बीमार हो क्यों रहे हैं। और इसलिए दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स प्रेजेंट डेट में लोगों को ये कह रहे हैं कि वो जब भी फ्रेश होने टॉयलेट के अंदर जाएं तो वॉशरूम में कभी भी अपने फोन का इस्तेमाल ना करें। वैसे इन जनरल क्या आप टॉयलेट के अंदर अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, अपने भाई को नीचे कमेंट में बताना जरूर। वैसे मुझे पता है कि बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे कि भैया टॉयलेट में बैठकर ही आपकी वीडियोस देख रहा हूं, क्योंकि फ्लैक्स जो मारना है तुम लोगों को पर मारो, पर नीचे कमेंट में सच्चाई बता देना। फैक्ट नंबर 1। आखिर भारतीय ट्रेन इतनी ज्यादा स्लो क्यों हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इंडिया के अंदर तेजस, शताब्दी, वंदे भारत और राजधानी जैसी एडवांस और फास्ट ट्रेन होने के बावजूद भी अगर इनकी एवरेज स्पीड पर नजर डाली जाए तो ये दूसरी कंट्रीज के भैया पैसेंजर ट्रेन से भी काफी ज्यादा स्लो हैं। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी आखिर क्यों हमारे देश में हमारी ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है। असल में गाइस इंडिया के अंदर बेसिकली 4 अलग अलग तरीके की ट्रेन को चलाया जाता है। पहला एक्सप्रेस ट्रेन जिनकी की एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर की होती है। दूसरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस जिनकी की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसके बाद आती है प्रीमियम ट्रेन जिनकी की स्पीड 70 किलोमीटर के आसपास होती है। एंड इन दी लास्ट पैसेंजर ट्रेन जिनकी की स्पीड लगभग 36 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। और यहीं पर ही बात अगर इंडिया की सबसे फास्ट स्पीड यानी कि वंदे भारत की जाए तो भैया उसकी भी एवरेज स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की ही है। तो वहीं अब बात अगर इंडिया के ही स्टैंडर्ड की किसी दूसरी कंट्री की जाए तो भैया वहां पर मिनिमम पैसेंजर ट्रेन की ही स्पीड लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो फिर आखिर ऐसे में भैया इंडिया के साथ ये दिक्कत है ही क्यों? असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रेलवे ट्रैक्स हैं। अगर आप डीपली इस चीज को ऑब्जर्व करने की हमारा रेलवे नेटवर्क लोगों को लॉन्ग टर्म में नहीं बल्कि तुरंत ही राहत देने के कॉन्सेप्ट पर काम करता है और इसलिए वो लॉन्ग टर्म में ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने की बजाय हर साल ट्रेन की क्वांटिटी बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हर 3 से 4 साल के अंदर आपको लगभग 50 से 60 नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होती हुई नजर आती हैं। लेकिन वही इन्हीं सालों के अंदर मुश्किल से ही 200 या फिर 400 किलोमीटर के नए एडवांस ट्रैक्स को बिछाया जाता है। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात साफ हुई है कि इंडिया के अंदर 40% रेलवे ट्रैक्स भैया पूरे तरीके से ओवर यूज्ड हो चुके हैं, यानी कि वो अपनी क्वांटिटी से भी ज्यादा ट्रेन को अपने ऊपर से गुजार चुके हैं। अब इस कंडीशन में भले ही आपके पास काफी ज्यादा एडवांस इंजन या फिर ट्रेन मौजूद हो, लेकिन क्योंकि रेलवे ट्रैक उस स्पीड को सपोर्ट करता ही नहीं है तो आप कभी भी उस पर ज्यादा तेज स्पीड में ट्रेन चला ही नहीं सकते। साथ ही साथ क्योंकि इंडिया के अंदर मालगाड़ी से लेकर वंदे भारत तक की ट्रेन को भैया एक ही तरीके के ट्रैक के ऊपर चलाया जाता है तो इन ट्रैक्स पर ट्रेन का लोड भी काफी ज्यादा हो जाता है और इसलिए अक्सर प्रीमियम ट्रेन को पास कराने के लिए लो कैटेगरी वाली ट्रेन को रोक दिया जाता है, जिससे कि ट्रेन लेट होने के चांसेस भी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आप ये कह सकते हैं भैया कि इंडिया के अंदर भले ही हम पे काफी ज्यादा एडवांस इंजन या फिर वैगन्स हो, लेकिन हमारे ट्रैक जब तक काफी ज्यादा एडवांस नहीं बनेंगे और ट्रेन की क्वांटिटियों को थोड़ा सा लिमिट करके ट्रैक्स को बिछाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इंडिया की ट्रेन इसी तरीके से स्लो बनी रहेंगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप लोग मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट फैक्ट या फिर जो भी आपके दिमाग में आता है उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।